हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ DSSP के एक खास सेगमेंट भूगोल पर चर्चा कर रहे हैं। यानी DSSP के सिलेबस में मेंशन भूगोल से जुड़े हुए वे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी तैयारी के लिहाज से, आपकी परीक्षा के तैयारी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन टॉपिक्स को हम यहाँ चर्चा में लाते हैं। वे टॉपिक जैसे पृथ्वी की गतियों से जुड़े हुए टॉपिक जैसे घूर्णन गति, परिक्रमण गति, ठीक है, अक्षांशीय रेखाओं के बारे में, देशांतरी रेखाओं के बारे में, इसके अलावा सौरमंडल के बारे में, प्रमुख ग्रहों के बारे में, ठीक है, इन सभी के बारे में हमने चर्चा कर रखी है। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने यहाँ देख रखा है। आप चाहें तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए और इन टॉपिक्स के कंसेप्ट को यहाँ से जान लीजिए, उसे और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, आज हम किस खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे? तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था किसके बारे में? भू संचलन के बारे में, अर्थ मूवमेंट के बारे में। भू संचलन या भूमि में होने वाला जो संचलन है, जो विस्थापन है, या आप कह सकते हैं किसी भी प्रकार का थोड़ा, जैसे हम मंद गति में होने वाले विस्थापन के रूप में जानते हैं। यह जो विस्थापन है, इसके पीछे दो कारण बताए गए। एक पृथ्वी का अंतर्जात बल और दूसरा पृथ्वी का बहिर्जात बल। अंतर्जात बल क्या है? अंतर्जात बल वे बल है, या पृथ्वी की यदि हम बात करें तो पृथ्वी में अंतर्जात बल वह बल है, वे बल हैं जो पृथ्वी के भूगर्भ से कार्य करते हैं। यानी पृथ्वी के भूगर्भ से उत्पन्न होने वाले बलों को या पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों से उत्पन्न होने वाले बलों को हम अंतर्जात बल के रूप में जानते हैं। ठीक है, और इसके माध्यम से पृथ्वी की सतह पर विभिन्न उच्चावचों का निर्माण होता है। बहिर्जात बल क्या है? तो पृथ्वी के सतह पर जो असमानताएं पैदा होती हैं अंतर्जात बल की वजह से, उन असमानताओं को कम करने के लिए जो बाहर से बल आरोपित किया जाता है, पृथ्वी की सतह पर जो बल कार्य करता है, उसे हम बहिर्जात बल कहते हैं। इसलिए हम इसे समतल स्थापक बल के रूप में भी जानते हैं। जो बहिर्जात बल है वह पृथ्वी के आंतरिक बल के माध्यम से जो पृथ्वी की सतह पर असमानताएं पैदा हुई हैं, उन असमानताओं को कम और खत्म करने का कार्य करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? समतल स्थापक बल। उन असमानताओं को कम करना, खत्म करने के लिए कार्य करने वाला बल। ठीक है, तो हमने कल की क्लास में अंतर्जात बल के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि अंतर्जात बल कैसे होते हैं। ये क्षैतिज और लंबवत दोनों तरीके के होते हैं। ठीक है, और जिसमें दो प्रकार हमने पढ़े थे, एक तो पटल विरूपणी बल और दूसरा आकस्मिक बल। जिसमें आकस्मिक बल बहुत छोटा सा हिस्सा था, बहुत छोटा सा सेगमेंट था। ये बल बहुत तीव्र गति से कार्य करते हैं। हमने देखा था कि जैसे ज्वालामुखी, भूकंपीय घटनाएं, सुनामी, ये सभी किसमें आते हैं? आकस्मिक संचलन में या आकस्मिक बल में। आकस्मिक संचलन की वजह से क्या होते हैं? बहुत तीव्र गति से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और यह अचानक पड़ता है ना, इसलिए हम क्या कहते हैं? आकस्मिक संचलन, सडन फोर्स जो कार्य कर रहा है, सडन मूवमेंट जो कार्य कर रहा है। ठीक है, दूसरा था पटल विरूपणी बल। तो पटल विरूपणी बल में हमने देखा था कि ये बहुत ही मंद गति से कार्य करते हैं। इसका प्रभाव हजारों, सौ या सैकड़ों या हजारों वर्षों बाद देखा जाता है। ठीक है, इसी पटल विरूपणी बल को आज हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि पटल विरूपणी बल अपने आप में दो भागों में डिवाइड है, और ये दो भाग कौन कौन से हैं, इन्हें हम आज के सेशन में जानेंगे। ठीक है, तो जो पटल विरूपणी बल है, ध्यान रखें, भूगोल में ही एक आपका सेगमेंट है भू संचलन, अर्थ मूवमेंट, और अर्थ मूवमेंट में जो अंतर्जात और बहिर्जात बल है, उनमें जो अंतर्जात बल है, अंतर्जात बल के दो सेगमेंट है, एक तो पटल विरूपणी बल, दूसरा आकस्मिक बल। आकस्मिक बल को हमने डिटेल से कल की क्लास में कवर किया था। पटल विरूपणी बल को आज हम डिटेल से कवर करेंगे कि आखिर पटल विरूपणी बल क्या है। इसको आपको समझ जाना चाहिए। जैसे ही आपने शब्द सुना पटल विरूपणी, ठीक है, डिएस्ट्रॉफिक फोर्स, ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपने सुना पटल विरूपणी बल, ट्रॉफिक फोर्स, यह वह बल है जो पटल, पृथ्वी की जो सतह है ना, पटल है, उस पर कार्य कर रहा है। और ये कैसे कार्य करता है इसे हम समझेंगे। देखिए, ये अंतर्जात बल है। अंतर्जात बल है, अंतर्जात बल का प्रकार है, यानी पृथ्वी के भूगर्भ से जो बल कार्य करेगा उससे पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन को यह दर्शाएगा। जो पटल विरूपणी बल है उसके बारे में हमने कल क्या पढ़ा था कि यह बहुत
मंद गति से कार्य करता है, मंद गति से कार्य करता है। और इससे होने वाले जो प्रभाव हैं वो हमें सैकड़ों हजारों वर्षों में दिखते हैं, सैकड़ों हजारों वर्षों में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो पटल विरूपणी बल यानी क्या? देखिए, जो पटल विरूपणी बल की यदि हम बात करेंगे तो क्षैतिज रूप से जो बल कार्य कर रहा है, या आप कह सकते हैं कि पटल विरूपणी बल में जो बल डिवाइड है ये दोनों तरीके से काम करते हैं, लंबवत भी और क्षैतिज भी, जिसमें पटल विरूपणी बल का वह हिस्सा जो लंबवत कार्य करता है उसे हम महादेश जनक संचलन कहते हैं, महादेश जनक संचलन, या इसे आप महादेश जनक बल भी कह सकते हैं। और पटल विरूपणी बल का वह हिस्सा जो क्षैतिज रूप से कार्य करता है उसे हम कहते हैं पर्वत निर्माणकारी संचलन। अब आपको यही पढ़ना है कि आखिर महादेश जनक संचलन पर्वत निर्माणकारी संचलन है क्या। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें जानना होगा कि डायस्ट्रॉफिक फोर्स को जो जिन दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया है, जिसमें हमने महादेश जनक संचलन देखा है, ठीक है, इसे एपी, ध्यान रखें एपी, आपको इसकी स्पेलिंग जरूर ध्यान रखनी है क्योंकि ये ए ई के बाद पी ई आई आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एपिरोजेनेटिक, एपिरोजेनेटिक फोर्स है ये। ठीक है, ठीक है, एपिरोजेनेटिक फोर्स। जब ध्यान रखिएगा, जब हम महादेश जनक संचलन के बारे में पढ़ेंगे तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह महादेश जनक या एपिरोजेनेटिक फोर्स है क्या। ठीक है, क्यों पटल विरूपणी संचलन को इन दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है? हमने जैसे देखा कि पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों से उत्पन्न होने वाला जो फोर्स है वह पटल विरूपणी संचलन है, वह दो प्रकार से कार्य करता है, एक तो क्षैतिज और एक तो क्षैतिज, दूसरा लंबवत। ठीक है, लंबवत को हमने डिवाइड किया, महादेश लंबवत जो है वो कहलाता है महादेश जनक संचलन, जिसे हम कहते हैं एपिरोजेनेटिक फोर्स। ठीक है, और जो हमारा पर्वत निर्माणकारी है उसे हम कहते हैं ऑरोजेनेटिक फोर्स। ध्यान रखें, ऑरोजेनेटिक फोर्स। तो आखिर ये शब्द कहां से निकल कर आया? एपिरो शब्द कहां से निकल कर आया, ऑरो शब्द कहां से निकल के आया? आज हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे। जब हम बात करेंगे महादेश जनक संचलन के बारे में, महादेश जनक संचलन, इससे आपको समझ जाना चाहिए, महादेश शब्द से आपको समझ जाना चाहिए, यानी हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं एक ऐसे हिस्से की जो बहुत बड़ा है, यानी हम यहां बात कर रहे हैं किसकी? महाद्वीप की। जैसे बात आता है महादेश, देश का बहुत बड़ा विशाल हिस्सा, यह क्या होगा? महाद्वीप। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसके भीतर किसकी? महाद्वीप की। ये महादेश जनक संचलन का कंसेप्ट कैसे आया? दरअसल जो एपिरो शब्द अभी आपने पढ़ा था, ये एपिरो देख रहे होंगे आप, एपिरो, जिसके बाद हमने जेनेटिक शब्द लगाया। जो एपिरो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, एपिरोज, एपिरोज। ठीक है, और एपिरोज का अर्थ होता है महाद्वीप, का शाब्दिक अर्थ होता है महाद्वीप। वही जेनेसिस, जेनेटिक का हम जेनेसिस लेते हैं, जेनेसिस शब्द का मतलब होता है उत्पत्ति। ठीक है, तो एक ऐसे प्रकार का बल जिसके माध्यम से महाद्वीपों की उत्पत्ति हो, उस बल को महादेश जनक संचलन कहते हैं। ठीक है, उस बल को क्या कहते हैं? महादेश जनक संचलन, या महादेश जनक संचलन के अलावा महादेश जनक बल, या आप इसे महादेशीय संचलन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे? महादेशीय संचलन, महादेशीय संचलन। तो ये है क्या? तो एक ऐसा बल, ध्यान रखिएगा, ये अंतर्जात बल के माध्यम के ही भीतर है या अंतर्जात बल के प्रभाव के अंदर ही है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एक ऐसा संचलन जिसमें महाद्वीपों में, ध्यान रखें, एक ऐसा संचलन जिसमें महाद्वीपों में उत्थान, अवतलन, आपको शब्द ध्यान रखने होंगे, एक ऐसा संचलन जिसमें महाद्वीपों में उत्थान, अवतलन, निर्गमन और निमज्जन हो, निमज्जन की क्रियाएं हो, उसे महादेश जनक संचलन हो कहते हैं।
और महादेश जनक संचलन को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इन दो हिस्सों की यदि हम बात करें कि महादेश जनक संचलन में ये जो विभिन्न क्रियाएं हैं, जैसे महाद्वीप में होने वाली क्रियाएं उत्थान, अवतलन, निर्गमन और निमज्जन, ये भी दो तरीके से कार्य करती है। यदि जब भी हम महादेश जनक संचलन को पढ़ेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि महाद्वीपों में जो होने वाली उत्थान, अवतलन, निर्गमन और निमज्जन की क्रियाएं हैं, ये दोनों क्रियाएं किसकी परिचायक हैं? लंबवत क्रियाओं की। इसलिए ध्यान रखें, लंबवत क्रियाओं की परिचायक है। तो ये लंबवत क्रियाएं हैं, यानी ऊपर नीचे होने वाली जो भी एक्टिविटीज है, ठीक है। जैसे महाद्वीप का वह हिस्सा जब ऊपर की ओर उठ जाए अपने समीप वाले हिस्से से, तो हम उसे उत्थान कहेंगे, और वह हिस्सा जो अपने समीप वाले स्थान से महाद्वीपी कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र से या आसपास जो भी स्थल भाग है उससे नीचे की ओर धंस जाए तो हम उसे अवतलन कहेंगे, ठीक है। ये एक्टिविटी दो तरीकों से होती है, इसे आप ध्यान रखें। यानी महादेश जनक जो संचलन है वह दो प्रकार का होता है। तो आप इसे विभाजित करेंगे जब महादेश जनक संचलन को, तो ये कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का होगा। एक तो ध्यान रखिएगा ऊपरी मुखी संचलन और दूसरा है अधोमुखी संचलन। ऊपरी मुखी संचलन, ठीक है, और इसका दूसरा प्रकार है अधोमुखी संचलन। अब यहां पर बात आती है कि ये हैं क्या? अधोमुखी और ऊपरी मुखी। ऊपरी मुखी यानी ध्यान रखें अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है, और जब बात करेंगे अधोमुखी की यानी डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। अब हम इन्हें समझते हैं कि अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट क्या है। ये ध्यान रखें, ये भी महादेश जनक संचलन के प्रकारों में ही है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम ऊपरी मुखी संचलन को। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि महाद्वीपों में होने वाले संचलन को यह संदर्भित करता है। यह बताता है कि महाद्वीप यानी स्थल भाग की बात करेंगे हम, महाद्वीपी यदि हिस्से की बात कर रहे हैं, महाद्वीपीय वाले क्षेत्र की, तो स्थल भाग आ जाएगा वहां पर। जहां महासागर की बात करेंगे तो वह महासागर वाला हिस्सा आ जाएगा। लेकिन जो महादेश जनक संचलन है वह कहीं ना कहीं तुलना करेगा महाद्वीप और महासागर दोनों की, ध्यान रखिएगा। तो जब हम बात करेंगे कि आखिर ऊपरी मुखी संचलन क्या है, ऊपरी मुखी यानी ऊपर जाने वाली चीज को, ऊपर जाने वाले हिस्से को संदर्भित करेगा ये, है ना। ये कहीं ना कहीं हमें किस क्षेत्र के बारे में बताएगा कि ऊपर जाने वाला हिस्सा कौन सा है। तो ध्यान रखें, जब भी हम ऊपरी मुखी संचलन या अपवर्ड मूवमेंट की बात करेंगे तो इस संचलन में हमें दो तरीके से उत्थान देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये यानी जो ऊपरी मुखी संचलन है यह महाद्वीप में होने वाले दो प्रकार के उत्थानों के बारे में हमें बताता है। पहले यदि हम बात करें एक हिस्से की, तो मान लीजिए कि कोई महाद्वीपीय क्षेत्र है, वह अपने आसपास वाले समीप वाले स्थलखंड से यदि ऊंचा उठ जाता है, यह महाद्वीपीय क्षेत्र है। यदि इस क्षेत्र से समीप वाले स्थान से यह हिस्सा ऊंचा उठ जाए, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? उत्थान कहेंगे। उत्थान या क्या कहेंगे? उभार, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? उत्थान या उभार कहेंगे, ठीक है। ये हिस्सा क्या हो गया? अपने समीप वाले स्थलखंड से क्या हो गया? ऊपर उठ गया। ये एक्टिविटी कहाँ हुई? महाद्वीपीय भाग में हुई। तो महाद्वीपीय भाग में यदि उसके समीप वाले किसी भाग से कोई हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाए तो हम उसे उत्थान कहते हैं। ये ऊपरीमुखी संचलन के अंतर्गत आता है उत्थान, या इसे हम क्या कहेंगे? अपलिफ्टमेंट। क्या कहेंगे? अपलिफ्टमेंट, ठीक है। ये एक्टिविटी कहाँ हो रही है? महाद्वीपीय वाले हिस्से में, ठीक है। और इसी में दूसरा वर्ग, यानी जब हम दूसरे उत्थान की बात करेंगे तो दूसरा वर्ग इसमें क्या शामिल है? जब हम दूसरे हिस्से की बात करें तो इसमें दूसरे वर्ग में कौन सी चीजें शामिल हो जाएंगी? अब इसमें तुलना होगी महाद्वीप की महासागरीय तट से। मान लीजिए महाद्वीपीय हिस्से का वह हिस्सा, महाद्वीपीय हिस्से का वह हिस्सा जो महासागरीय तट की तुलना में, ध्यान रखिएगा, अब तुलना किससे हो रही है? महासागरीय तट वाले क्षेत्र से तुलना हो रही है। तो दूसरे भाग में महाद्वीप का जो तटीय भाग है, जो हमारा सागर तल होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि ये क्या है? महाद्वीप है, ठीक है। अब यहां पर सागर है, ठीक है। तो महाद्वीप का जो तटीय हिस्सा है, यह हिस्सा सागर तल वाले हिस्से से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि तुलना किससे? महाद्वीप और महासागर के बीच हो रही है। और होगा क्या? उत्थान, ऊपरी मुखी संचलन की बात कर रहे हैं इसलिए। तो दूसरे वर्ग में महाद्वीप का तटीय भाग सागर तल से ऊपर उठ जाए। ध्यान रखें, यह जो तटीय भाग है यह सागर तल से क्या हो? ऊपर उठ जाए। सागर तल से यह तटीय वाला हिस्सा क्या हो?
ऊपर उठ जाए, इस तरफ ऊपर उठ जाए, ठीक है, यह हिस्सा ऊपर उठ जाए, ये भी एक प्रकार का उत्थान हो गया, लेकिन सागर तट के सापेक्ष हो रहा है, इस वजह से इसे हम क्या कहेंगे, निर्गमन, निर्गमन कहेंगे। इसमें महाद्वीपीय तटीय हिस्सा ऊपर उठ रहा है, किससे, सागर तल की तुलना में, इस वजह से इसे हम क्या कहेंगे, निर्गमन कहेंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये दो प्रकार, ये क्या है, ये उत्थान की प्रोसेस है, ऊपर उठ रही हैं चीजें। और जब हम बात करेंगे अधोमुखी की, ठीक है, जब हम बात करेंगे कि आखिर यह अधोमुखी क्या है, अधोमुखी संचलन, अधोमुखी संचलन, डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट में मतलब क्या हिस्सा, कौन सी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अब हम इसमें महाद्वीप महासागरी दोनों क्षेत्र की बात करेंगे, लेकिन अपने समीप वाले महाद्वीपीय क्षेत्र से यदि कोई हिस्सा, महाद्वीपीय हिस्सा क्या हो, नीचे की ओर धंस जाए, इसमें धसाव होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, एक तो अधोमुखी संचलन में भी क्या होगा, धसाव, दो प्रकार का धसाव देखने को मिलेगा आपको, दो प्रकार का धसाव देखने को मिलेगा। अब ये दो प्रकार की का जो धसाव है वह है क्या, ये इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। तो इस संचलन में भी महाद्वीपीय भाग में दो तरह के धसाव देखने को मिलते हैं। मान लीजिए महाद्वीप का वह हिस्सा जो स्थलखंड है, मान लीजिए यह, ठीक है, ये मान लीजिए महाद्वीप का पूरा क्या है, स्थलखंड है। अब इस महाद्वीपीय भाग में दो तरह के धसाव कैसे देखने को मिलेंगे। मान लीजिए प्रथम भाग में जो स्थलखंड है उसका वह भाग अपने किसी भी समीपीय स्थल से, समीपी स्थल क्षेत्र है या कोई प्रादेशिक भाग है, मान लीजिए कोई प्रादेशिक भाग है, स्थलखंड है, इससे क्या हो, नीचे की ओर धंस जाए, ये समीप स्थलखंड वाले हिस्से से क्या हो, नीचे की ओर धंस जाए, नीचे की ओर जो यह धंस गया इसे हम क्या कहेंगे, ध्यान रखें, अपना हर एक शब्द है, इसे हम कहेंगे अवतलन, नीचे की ओर धंस गया अपने समीप वाले स्थान से, स्थलखंड से, प्रादेशिक क्षेत्र से, यह नीचे की ओर धंसने की वजह से इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, अवतलन कहेंगे, इस हिस्से को हम क्या कहेंगे, अवतलन। और दूसरे रूप में ध्यान रखें कि जो स्थलखंड वाला भाग है, लेकिन कहां, सागर का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी जो हमने अभी पहले देखा था कैसे उत्थान और निर्गमन को, ये महाद्वीपी और महासागरी महाद्वीप वाले तट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम बात करेंगे अवतलन की तो ये हम पूरी तरीके से महाद्वीपीय क्षेत्र की बात करेंगे। जब हम बात करेंगे निमज्जन की तो हम बात करेंगे किसकी, सागर तल वाले स्थलखंड की। तो स्थलखंड जो सागर तल से क्या हो, नीचे चला जाए, मान लीजिए ये कोई स्थलखंड है, ठीक है, और ये सागर तल है, इस सागर तल से इस स्थलखंड में क्या हो, इस स्थलखंड में धसाव हो जाए, ये क्या है, सागर तल, इस स्थलखंड में क्या हो गया, धसाव हो गया। अब ये जो स्थलखंड सागर तल से नीचे चला जाए, इसमें धसाव हो जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, निमज्जन। इस क्रिया को स्थलखंड सागर तल की तुलना में नीचे धंस जाए तो इसे हम निमज्जन कहेंगे, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, निमज्जन कहेंगे। ध्यान रखें, निमज्जन शब्द आपने सुना होगा, जिसे आप सबमर्जेंस के रूप में जानते हैं, सबमर्जेंस, ठीक है। तो स्थलखंड का वह हिस्सा जो सागर तल से नीचे की ओर धंस गया, इसे हम क्या कहेंगे, सबमर्जेंस या निमज्जन। तो ध्यान रखिएगा कि यह हिस्सा, ये जो निमज्जन की क्रिया है वह केवल कहाँ हो सकती है, महासागरीय तटीय क्षेत्रों में हो सकती है, महासागरीय या तटीय क्षेत्रों में हो सकती है, जबकि जो अवतलन वाली क्रिया की जब हम बात करेंगे तो ये स्थलखंड वाली क्रिया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया डिवाइडेशन किसके बीच में, जो हमारी ऊपरीमुखी संचलन है और जो अधोमुखी संचलन है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों में क्या अंतर है हमने ये देखा, ठीक है। ये किसके भीतर था, ये हमने पढ़ा महादेश जनक संचलन क्या होता है इसके भीतर। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने अभी क्लास में देखी वो ये है कि महादेश जनक संचलन के अलावा पटल विरूपणी संचलन में एक इंपॉर्टेंट चीज है पर्वत निर्माणकारी संचलन। जो हम फोल्ड्स की बात करते हैं, वलन की बात करते हैं, संवलन की बात करते हैं, भ्रंशों के निर्माण की बात करते हैं, ये इन सभी का निर्माण होता है किससे, पर्वत निर्माणकारी संचलन से, ठीक है। तो जब हम पटल विरूपणी संचलन के अगले प्रकार के रूप में पढ़ेंगे किसे, पर्वत निर्माणकारी संचलन को, तब आपको ध्यान रखना है कि पर्वत निर्माणकारी संचलन के भीतर क्या चीजें शामिल होती हैं। पर्वत निर्माणकारी संचलन,
नाम से ही स्पष्ट हो जाना चाहिए, जहां लिखा है पर्वत निर्माणकारी, यानी पर्वत के निर्माण में सहायक कारक, ठीक है, निर्माणकारी, जिनमें वे कारक जो पर्वत के निर्माण के लिए सहायक होते हैं उन्हें हम कहेंगे पर्वत निर्माणकारी संचलन। तो ऐसे बल जिसके माध्यम से पर्वतों का निर्माण हो, पर्वतों के निर्माण के लिए ध्यान रखिए, पर्वतों के निर्माण में जो अंतर्जात बल कार्य करते हैं ये भी बहुत ही मंद गति से कार्य करते हैं। सभी अंतर्जात बल की हम बात करें, खासकर जब हम पटल विरूपणी बल की बात करते हैं, सभी अंतर्जात बल में केवल पटल विरूपणी बल को शामिल करिएगा। आकस्मिक जो बल है वे तो बहुत जल्दी कार्य करते हैं, तीव्र गति होती है उनमें। पटल विरूपणी संचलन में मंद गति से कार्य हो रहा है, पर्वतों का निर्माण भी मंद गति से होता है। पर्वतों के निर्माण में ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण कारक है कि यह जो बल है यह क्षैतिज गति में कार्य करता है। तो वह अंतर्जात बल जो क्षैतिज गति या क्षैतिज दिशा में कार्य करे। अब ये क्षैतिज दिशा में कैसे कार्य करता है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जब हम बात करेंगे पर्वत निर्माणकारी बल की, ठीक है, हम बात करेंगे पर्वत निर्माणकारी बल की, यहां में से कहते हैं ऑरोजेनेटिक, अभी हमने इसके बारे में लिखा था ऑरोजेनेटिक। ऑरोजेनेटिक में जो ऑरो शब्द होगा, ऑरोज, ध्यान रखिएगा, ऑरोज, ये भी ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। जो ऑरोज शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पर्वत, और जेनेसिस का मतलब होता है क्या, उत्पत्ति। तो पर्वतों की उत्पत्ति जिस बल के माध्यम से हो उसे पर्वत निर्माणकारी संचलन या पर्वत निर्माणकारी बल कहते हैं। ऑरोज, ध्यान रखें, पर्वतों की उत्पत्ति या पर्वतन बल, इसे क्या कहते हैं, पर्वतन बल। पर्वतन बल, पर्वतों का निर्माण होता है इस बल के माध्यम से, इस संचलन के माध्यम से, ठीक है। इस वजह से चूंकि ऑरोज हमने पढ़ा ग्रीक भाषा का शब्द जिसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है पर्वत, और जेनेसिस का अर्थ होता है उत्पत्ति। तो पर्वतों की उत्पत्ति में जो बल सहायक होता है उसे पर्वतन बल या पर्वत निर्माणकारी बल कहते हैं। पर्वत निर्माणकारी बल कैसे कार्य करते हैं, ये अंतर्जात बल प्रायः क्षैतिज दिशा में कार्य करते हैं या क्षैतिज गति में कार्य करते हैं। क्षैतिज गति में ये बल कैसे कार्य करते हैं, मान लीजिए कि कोई बल है, ठीक है, अब यहां पर कोई क्षेत्र है, ठीक है, या महाद्वीप का कोई हिस्सा है, ठीक है, अंतर्जात बल है, अंतर से कार्य करेगा। तो अंतर्जात बल मान लीजिए कि इस क्षेत्र में एक दूसरे को कंप्रेस कर रहा हो, एक क्षेत्र को संपीड़ित कर रहा हो, तो जब यह बल संपीड़न के रूप में कार्य करेगा, संपीड़न के रूप में, यानी ये क्या कर रहा है, एक दूसरे के बीच में आप आमने सामने बल लगा रहे हैं, ठीक है, ये बल कैसे लगा रहे हैं, आमने सामने। जब ये बल आमने सामने लगता है तो इसे संपीड़नात्मक बल कहते हैं, इसे संपीड़नात्मक बल कहते हैं। और जब यह बल संपीड़नात्मक तरीके से कार्य करता है, कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन की वजह से समवलन का निर्माण होता है या वलन का निर्माण होता है, फोल्ड्स बनते हैं या वलन का निर्माण होता है, जिन्हें हम फोल्ड्स कहते हैं, ठीक है, फोल्ड्स, वलन का निर्माण होता है। और जब यही पर्वत निर्माणकारी बल तनाव के रूप में कार्य करे, टेंशन के रूप में कार्य करे, तो इन्हें हम तनाव मूलक बल कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, तनाव मूलक बल। तनाव मूलक बल, तनाव कैसे उत्पन्न होगा, मान लीजिए कोई क्षेत्र है, मान लीजिए यह क्या कहते हैं, हमने एक रिमोट लिया, ये कोई भी चीज आप उठाइए, इसके बीच में जब खिंचाव उत्पन्न हो, जब इन दोनों को या इस हिस्से को इस हिस्से को आप देखिए, किसी भी क्षेत्र की बात करिए, उनके बीच जब खिंचाव उत्पन्न हो तब टेंशन या तनाव उत्पन्न होता है। और तनाव के माध्यम से मान लीजिए बहुत तेजी से खिंचाव उत्पन्न हुआ तो उनके बीच में क्या होगी, दरार पड़ेगी, चटकन पड़ेगी, जिससे भ्रंश का निर्माण होगा, ठीक है। तनाव मूलक बल की वजह से दरार होगी, दरार या चटकने पड़ेगी, जिससे क्या होगा, भ्रंश का निर्माण होगा, जिससे भ्रंश का निर्माण होगा, फॉल्ट, ठीक है। तो ध्यान रखिए, पर्वत निर्माणकारी बल की जब हम बात करेंगे, ऑरोज या आप कहें ऑरोजेनेटिक मूवमेंट की जब हम बात करेंगे, तो ये क्षैतिज रूप से कार्य करता है, इसलिए हम इसे क्षैतिज बल कहते हैं या स्पर्श रेखीय बल कहते हैं। इसे हम स्पर्श रेखीय, ध्यान रखें, इसे हम स्पर्श रेखीय बल भी कहते हैं, स्पर्श रेखीय, ठीक है। स्पर्श रेखीय बल दो तरीकों से काम करता है, पहले संपीड़नात्मक या हम इसे कहेंगे संपीड़नात्मक बल, दूसरा तनाव मूलक बल। ये कैसे कार्य करते हैं, ठीक है, ये बल कैसे कार्य करते हैं, तो जब बल दो विपरीत दिशाओं में काम करे,
विपरीत दिशाओं में तो इससे तनाव उत्पन्न होगा, जिससे फोल्ड्स या जिससे ध्यान रखें दरार की वजह से या वहां गैप क्रिएट होने की वजह से भ्रंश का निर्माण होगा। और जब बल आमने सामने एक दूसरे को संपीड़ित करे, मान लीजिए यही हिस्सा है, इसे हम ऐसे दबाने की वजह से क्या होगा, ये एक दूसरे से आसपास में क्या होगी, सिकुड़न महसूस होगी, और सिकुड़न से क्या होंगे, फोल्ड बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या होगा, संवलन और वलन का निर्माण होगा, और इस प्रकार के बल को हम संपीड़नात्मक बल कहते हैं। तो जो पर्वत निर्माणकारी संचलन है, दो बलों से होता है, संपीड़नात्मक बल और तनावमूलक बल। और इन बलों की वजह से फोल्ड्स और फॉल्ट का निर्माण होता है, भ्रंश और वलन का निर्माण होता है। फोल्ड पहले आप वलन लिख लीजिए, अगर आप फोल्ड लिखते हैं, क्योंकि वलन को फोल्ड कहते हैं और भ्रंश को फॉल्ट। ठीक है, तो आगे की जो क्लास होगी उसमें हम वलन के बारे में पढ़ेंगे, वलन क्या होते हैं, के प्रकार क्या होते हैं, फिर हम भ्रंश को देखेंगे, भ्रंश क्या होते हैं, भ्रंशों के प्रकार के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज पूरा यदि हम खाका देखें तो यही था पटल विरूपणी बल। तो बेसिकली यदि हम खाका देखें तो यही था पटल विरूपणी बल। मिलते हैं अगली क्लास में, शुक्रिया।